नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वारा सर आपका स्वागत करता हूं अपने जीएस पॉइंट चैनल पर। और आज का, जैसे कि मैंने बताया था कि आज का टॉपिक रहेगा जनगणना, तो वो लेके आए हैं सेंसस को। और बिना वक्त गवाए इसको शुरू करते हैं अपने सेंसस के बारे में। तो सबसे पहले ये टॉपिक पहला रहेगा आपका सेंसस, जनगणना। जनगणना के बारे में क्या बताना है कि इसका क्या मतलब है, जन प्लस गणना। जनगणना मतलब कि लोगों की गणना करना ही जनगणना कहलाता है, जिसमें कि हम संख्या बताते हैं कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, उसके बारे में ये पूरी जनगणना होती है। जो कि पहली बार जो हमारी जनगणना हुई थी उसको टॉपिक वाइज लेके चलते हैं, तो सिलसिलेवार से ये देखते हैं कि कैसे शुरू हुआ ये जनगणना का आरंभ कैसे हुआ। तो पहली बार भारतीय जनगणना जो है 1872 में की गई। 1872 में कब मेयो जो है भारतीय गवर्नर जनरल रहा था, मेयो, उसने करवाया था पहली बार। अनियमित जनगणना को कहा जाता है इसको। पहली जनगणना 1872 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें पूछा जाता है कि पहली अनियमित जनगणना किसने करवाई थी, तो मेयो ने करवाई थी, जो कि भारतीय गवर्नर जनरल था। इसके बारे में हम बताएंगे जब गवर्नर जनरलों के बारे में हम पढ़ाएंगे, अंग्रेजों में रहे थे ये। और ये अनियमित जनगणना थी पहली। उसके बाद पहली नियमित जनगणना के बारे में पूछा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पहली नियमित जनगणना। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में रिपन द्वारा करवाई गई थी। ये भी भारतीय गवर्नर जनरल रहा है। और इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारतीय समाज का उदाहरक कहा था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। रिपन ने ये रेगुलर जनगणना शुरू करवाई थी। तो पहली रेगुलर जनगणना 1881 में हुई थी। देन हम पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जब हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर पहली नियमित जनगणना स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई थी। और ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है ये जनगणना। इस बार नहीं हो पाई है, कुछ कारण कोविड रहे हैं, उसकी वजह से 2011 के बाद अभी तक नहीं हुई है। लेकिन ये 10 वर्ष बाद होती है जनगणना हर बार। देन हम आते हैं अगले पॉइंट पर, जिसमें है कि भारतीय जनगणना में किस अधिनियम के तहत ये जनगणना होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। तो किस अधिनियम के तहत जनगणना होती है, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत यहाँ पर जनगणना होती है। जिसमें कि ये 1948, आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जनगणना अधिनियम 1948, इसके तहत पहली जनगणना या अभी तक जो जनगणना होती है स्वतंत्रता के बाद इसी अधिनियम के तहत होती है। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। देन हम आते हैं कि 2011 की जनगणना, जो कि अभी रिसेंट की सबसे न्यू जनगणना यही है। स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी जनगणना थी, तो ये 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद ये हमारी 7वीं जनगणना थी। और ओवरऑल देखा जाए तो ये ओवरऑल 15वीं जनगणना है। अगर 1881 से लगाया जाए तो ये 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता के बाद में अगर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन सी क्रम की जनगणना थी, तो ये थी 7वीं। अगर ओवरऑल 1881 के बाद पूछता है तो ये 15वीं जनगणना थी। और फिर हम आते हैं कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या रहा। तो आदर्श वाक्य जो रहा है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको मेमोरी में रखना है कि आदर्श वाक्य 2011 की जनगणना का क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इनका ये जो टॉपिक है, इनमें से ये जो पॉइंट आए हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है पहली नियमित जनगणना कब हुई, पहली बार भारतीय जनगणना कब की गई, फिर स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई, और भारतीय जनगणना अधिनियम कौन सा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 पॉइंट ये कभी नहीं भूलने हैं, इनको याद रखना है। देखते हैं दूसरे पॉइंट्स क्या रहेंगे। दूसरे पॉइंट्स में ये है कि 2011 की हम सेंसस के बारे में अब पढ़ेंगे पूरा। तो 2011 की जनगणना के समय जो है सेंसस मिनिस्ट्री जो है उसके मिनिस्टर कौन से, सेंसस मिनिस्टर कौन थे, तो श्री चंद्रमौली। जब 2011 की जनगणना थी उस समय सी चंद्रमौली जो है वो सेंसस मिनिस्टर से। और अब जो है वर्तमान में जो है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। अब इस टाइम जो है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण अभी सेंसस मिनिस्टर हैं इस टाइम। तो ये दोनों जो है, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रेजेंट में है। और ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखना है कि 2011 के समय सेंसस मिनिस्टर चंद्रमौली थे और इस टाइम है
मृत्युंजय कुमार नारायण। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जनगणना में हम क्या देखते हैं कि लोग कितने पहले कितने थे और अब कितने हैं। तो मृत्यु को हम नापते हैं ना कि क्या कितने लोग पैदा हुए कितने खत्म हुए। तो मृत्युंजय इस टाइम वो है सेंसस मिनिस्टर। तो इससे आप लगा सकते हैं कि ऐसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। देन फिर आता है जनगणना मंत्रालय किसके अधीन आता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पूछा गया था, और उसमें हमें ये बताना होता है कि ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जो जनगणना मंत्रालय है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर होता है, तो इसके अधीन ही ये काम करता है जनगणना मंत्रालय। और फिर आता है अगला पॉइंट, 2001 से 11 के बीच में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है हमारी। जो 2001 में थी उसके बाद 2011 में कितने लोग बढ़े, कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, उसका आंकड़ा देना है। तो 17.7%, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17.7% इसमें, इसको डबल स्टार लगा लेते हैं। 17.7% इसमें जो है बढ़े हैं, दशकीय वृद्धि हुई है। तो इसको याद रखना है। इसी के अंदर सब पॉइंट्स क्या है उनको देखना है। सब पॉइंट्स दो हैं। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहेगा। तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि जो देखी गई है वो मेघालय में देखी गई है, शायद 27.8%। अगर राज्य की पूछता है तो ओनली राज्य के लिए, तो उसमें मेघालय आएगा 27.8% के साथ। इतनी वृद्धि दर देखी गई है उधर। ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये भी याद रखना आपको। और अगर फिर पूछे यूटी में सबसे अधिक वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे रही है, तो दमनदीप, ये दमनदीप में रही है 55.5%। ये एक यूटी है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जिधर कोई सरकार नहीं होती है, सीधे केंद्र का शासन होता है। तो उधर केंद्र शासित प्रदेश, उधर ये 55.5। अगर ओवरऑल भी पूछे तो यही बतानी है, 55.5 दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक रही है यूटी और राज्य दोनों को मिलाकर। देन सबसे कम पूछी जाए तो कौन सा राज्य, या पूरा यूटी में पूछा जाए तो सबसे कम वृद्धि दर जो है नागालैंड की रही है, -0.58%। मतलब इसका जो है, जो पहले जनसंख्या थी उससे घट चुकी है जनसंख्या। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सब पॉइंट में भी। इसको सबसे ज़्यादा याद रखना है। और दशकीय वृद्धि दर में ये कि कितनी भारत की दशकीय वृद्धि दर हुई है, तो 17.7% दशकीय वृद्धि दर हुई है। अब आ जाते हैं हम आपके नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है 2011 की जनगणना के तहत भारत का कुल वन क्षेत्र। तो हमारा कितना वन क्षेत्र है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो हमारा जो 2001 में था, तो 2011 में कितना हो गया, 21.05% जो है हमारा कुल वन क्षेत्र 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आंका गया है, जो कि 21.05% है। वैसे भारत का टारगेट जो रहता है, मतलब कि हमारा जो टारगेट है वो कुल भारत के कुल क्षेत्र का 33% हमें वन चाहिए होता है। मतलब जितना क्षेत्र है भारत का उसमें से 33% तो वन होनी चाहिए, ये टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए अभी बहुत टाइम है। और एक इसी का सब पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। 2021 में एक वन रिपोर्ट अलग आती है, शायद वन अधिनियम 1988 के तहत वन रिपोर्ट आती है, या तो 87-88, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 2021 की वन रिपोर्ट के तहत जो है कुल वन क्षेत्र 21.71% है। 21.71%, मतलब जो 2011 की जनगणना हुई थी, जो नियमित जनगणना होती है उसके अकॉर्डिंग ये 21.05%। और 2021 में जो वन रिपोर्ट आई, जो कि हर 2 साल बाद होती है, ये 17वीं वन रिपोर्ट थी, और इसके तहत 21.71% पर वन है। तो इसमें से जो पॉइंट्स हैं वो जो इम्पोर्टेंट हैं, वो पहला मैं कहूँगा ये वन भी पूछा जा सकता है। तो इसमें एक तो आपको ये याद रखना है कि सेंसस मिनिस्टर वर्तमान में कौन है और ये कब थे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है दशकीय वृद्धि दर, इसको जरूर याद रखना है आपको। प्लस ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और ये नागालैंड का नेगेटिव वाला, प्लस ये वन क्षेत्र कितना है, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। दोस्तों अगले जो पॉइंट्स हैं वो देखिए। जो अगले पॉइंट्स हैं उनमें हम बताएंगे ज़्यादा कि क्या जनसंख्या रही और क्या रहा है, देखते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य, जो सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या रही है राज्य की, वो यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट है। आप उत्तर प्रदेश का
एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहूँगा इसको। सबसे अधिक जनसंख्या 2011 में देखा गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। सेकंड तो महाराष्ट्र है, मतलब उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो महाराष्ट्र में रहती है, फिर बिहार में रहती है, देन पश्चिम बंगाल में रहती है। तो ये टॉप 4 हैं जो जनसंख्या में है राज्य भारत में। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। देन सबसे कम जनसंख्या राज्यों में, सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है, ये याद रखना है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। देन मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है और लास्ट में गोवा चौथे नंबर पर आता है सबसे कम में। सबसे कम जनसंख्या में जो है ये सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देन यूटी जो आपकी केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो रहती है वो दिल्ली में रहती है, और सबसे कम जनसंख्या यूटी लक्षद्वीप में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इनको, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला फेज है, जो ये वाला स्लाइड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने में बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो अगला पॉइंट है हमारा कि अधिक डेंसिटी, सबसे अधिक डेंसिटी किस स्टेट की है। डेंसिटी क्या होती है, जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर जितने लोग रहते हैं उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो इसमें जो स्टेट है सबसे अधिक डेंसिटी वाली स्टेट कौन सी है, बिहार जो है सबसे अधिक डेंसिटी वाली स्टेट है, जिसकी कितनी है भाई, ये 1102 किलोमीटर स्क्वायर इसका डेंसिटी है, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 1102 लोग रहते हैं। और सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी मात्र 17 जो है डेंसिटी है 1 किलोमीटर के अंदर। तो इसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कहेंगे, जो कि पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक स्टेट जो है डेंसिटी वाला बिहार है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। और इसी प्रकार यूटी भी होता है जो केंद्र शासित प्रदेश, उसमें सबसे अधिक डेंसिटी दिल्ली की है। जैसे कि सबको पता है कि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या रहती है, 11,312। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है कि इनको याद रखें आंकड़ों को, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कौन सी यूटी में सबसे अधिक डेंसिटी है और किस राज्य में सबसे अधिक डेंसिटी है। और सबसे कम डेंसिटी वाला जो यूटी है वो है अंडमान निकोबार, जिसकी 86 किलोमीटर स्क्वायर डेंसिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरूर याद करना है। देन हम आ जाते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होती है कि यहाँ पर हर राज्य में, हर स्टेट में अलग अलग साक्षरता दर, मतलब एजुकेटेड पर्सन कितने हैं उस हिसाब से हम साक्षरता दर निकालते हैं कि कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो सबसे अधिक साक्षरता जो है, जैसे कि हमें पता है दक्षिण में सबसे ज़्यादा साक्षरता देखी जाती है, तो उसमें भी केरल राज्य जो है पूरे भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, जिसकी है 94% साक्षरता दर। और यूटी में देखा जाए तो लक्षद्वीप आता है 92.8, सबसे अधिक यूटी के अंदर साक्षरता दर वाला। देन हम अगर राज्यों में देखें तो बिहार जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला है 63, माफ कीजिएगा, सबसे कम साक्षरता दर वाला जो है राज्य बिहार है, और सबसे अधिक वाला केरल हमने पढ़ा था अभी। तो बिहार सबसे कम साक्षरता दर, जैसे कि सबको पता है कि बिहार में बहुत ही कम साक्षरता दर है, 63% मात्र साक्षरता दर। और यूटी में देखा जाए तो सबसे कम साक्षरता दर है दादर नागर हवेली की 76.24%। तो ये सबसे कम यूटी और बिहार राज्य में, बिहार और यूटी में दादर नागर हवेली। और अगर यूपी का पूछा जाए तो सबसे कम में 7वें नंबर पर आता है आपका यूपी। ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है, पूछा जा सकता है कि साक्षरता दर में सबसे कम है 7वें नंबर पर यूपी जो है उत्तर प्रदेश हमारा राज्य आता है साक्षरता दर में। देन अब ये हमने राज्य और उसकी देख ली। अगर कुल पूछा जाए कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो कुल साक्षरता दर जो है 74.04% हमारी साक्षरता दर कुल बनती है। और अगर हमें से ये भी पूछ लिया जा सकता है कि 1951 में हमारी साक्षरता दर क्या थी, तो 1951 में हमारी साक्षरता दर मात्र 18.33% थी। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में, मतलब 1951 से लेकर 2011 के बीच में जो अभी साक्षरता दर है उसमें कितना अंतर बनता है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। और पूरी जो साक्षरता दर है उसमें अब ये भी पूछा जाता है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 82.14% पुरुष साक्षरता दर है और 65.46% आपकी महिला साक्षरता दर है। तो इनका भी देख लिया जाता है। और दोनों में अभी मैं जो CISF का एग्जाम देके आया था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो पूछ लिया गया था कि दोनों की साक्षरता दर में पुरुषों